आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है न्यूक्लियर रिएक्टर कूलेंट। हम इस कूलेंट को क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसकी कुछ पहले रीजंस का ओवरव्यू लेते हैं। और पहली रीजन यहाँ पे है फ्यूजन प्रोडक्ट की। और फ्यूजन प्रोडक्ट क्या होती है, जैसा कि आप जानते हैं कि जो रिएक्टर के अंदर फ्यूल इस्तेमाल होता है उसके अंदर दो किस्म के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो शामिल होते हैं। एक को हम फ्यूजनेबल मटेरियल कहते हैं, दूसरे को हम फर्टाइल मटेरियल कहते हैं। तो जो फर्टाइल मटेरियल है उसको कन्वर्ट किया जाता है फ्यूजनेबल मटेरियल के अंदर। तो यहाँ पे इसलिए लिखा है फ्यूजन प्रोडक्ट, यानी कन्वर्जन के बाद वो जो फ्यूजनेबल प्रोडक्ट बनती है वो, और इसके अलावा जो रिएक्शन हो रहा होता है, जो फ्यूजनेबल इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं उस फ्यूल के अंदर स्टार्ट में, वो जो रिएक्शन कर रहे होते हैं उनके नतीजे में न्यूट्रॉन्स भी डेवलप हो रहे होते हैं। यानी ये दोनों काम हो रहे होते हैं उस न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर। एक फ्यूजनेबल प्रोडक्ट बन रही होती है और एक न्यूट्रॉन्स पैदा हो रहे होते हैं। अगर आप मेरी वीडियो जो इसमें है ब्रीडर रिएक्टर की, उसको अगर आप कंसल्ट करें तो आप इस केमिस्ट्री को बड़ी आसानी से समझ जाएंगे कि ये दोनों काम जो है वो साइमल्टेनियसली कैसे होते हैं। ये जो दोनों हमारे पास प्रोडक्ट्स आ रही हैं, न्यूट्रॉन्स भी आ रहे हैं, फ्यूजनेबल प्रोडक्ट भी आ रही है, और तो वो क्या करती है, वो जो उसका सराउंडिंग मैटर है उससे टकराती है। तो उस टकराने का नतीजा ये है कि काइनेटिक एनर्जी पैदा होती है, और ये काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती है हीट के अंदर। इस तरह जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसमें काफ़ी अमाउंट में हमें हीट मिलती है, और इस हीट के लिए ही हम इस कूलेंट को इस्तेमाल करते हैं ताकि जो हमारा रिएक्शन है वो कंट्रोल में रहे। तो इसलिए ये जो मोस्टली हीट है ये जनरेट होती है न्यूक्लियर रिएक्टर के कोर के अंदर। ठीक है, तो जो रिएक्टर है वो भी फिर मुख्तलिफ कंडीशंस के ऊपर काम कर रहे होते हैं। अगर तो हमारा जो रिएक्टर है वो, अगर हम कहते हैं कि जीरो पे है, जीरो का मतलब है कि फ्यू वाट्स के ऊपर अगर वो चल रहा है, तो फिर हमें जो है कूलिंग सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती, हमें कूलेंट्स की ज़रूरत नहीं होती। तो स्मॉल अमाउंट जो हीट की जनरेट होती है वो उधर ही खुद ही जो है वो ख़त्म हो जाती है। इसके लिए तो कूलिंग सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर हमारा जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो ज़ीरो पे है। लेकिन अगर वो किसी और लेवल पे काम कर रहा है, मतलब वो ऑपरेट हो रहा है किलोवाट्स या मेगावाट्स पे, यानी हाई एनर्जी पे ऑपरेट हो रहा है, तो फिर हमें कूलिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। इसी हीट को जो कि इस अगर हाई एनर्जी पे काम कर रहा है तो उसके दौरान जो हीट पैदा हो रही है वो क्या कर सकती है, एक तो वो उस पूरे रिएक्टर को ओवर हीट कर सकती है, और इसके अलावा जो जिस कोर के अंदर वो मौजूद है उस कोर का भी ऑफ कोर्स वो भी एक मेटल से बना है, तो उसको भी वो मेल्ट कर सकती है। तो इतनी अमाउंट में एनर्जी डेवलप हो रही होती है कि उसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। इसलिए हम कूलेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम अपने न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करें तो उसमें एक स्पेशल फीचर ये है कि वो किसी भी एनर्जी लेवल पे काम कर सकता है। इसका मतलब ये है कि वो कुछ वाट्स के ऊपर, जिस तरह हमने कहा कि जीरो पे काम कर रहा है, उस पे भी कर सकता है, और हाई वाट्स पे भी काम कर सकता है। इसके मुकाबले में जो फर्नेसेस हैं, जिस तरह गिलास फर्नेस है, तो उसका जो टेम्परेचर है वो कॉन्टिन्यूसली मेंटेन रखना पड़ता है ताकि वो जो उसके अंदर मटेरियल है वो हार्ड ना हो। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई इशू नहीं है। इसमें ये फीचर है, ये इसकी खूबी है कि ये किसी पावर लेवल पे भी काम कर सकता है। अगर हमारा
जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो हाई एनर्जी लेवल पे काम कर रहा है, तो ऑफ कोर्स उसको कूल करना पड़ेगा और उसके लिए जो कूलिंग सिस्टम है वो डेवलप करना पड़ेगा। सो यहाँ पे दो किस्म के कूलिंग सिस्टम इस्तेमाल होते हैं। एक को हम नेचुरल कन्वेक्शन कूलिंग सिस्टम कहते हैं और दूसरे को हम फोर्स्ड सर्कुलेशन सिस्टम कहते हैं। सो जिस तरह हमने पहले कहा कि अगर हमारा न्यूक्लियर प्लांट जो है वो 0 पे काम कर रहा है, कुछ ही वाट्स पे काम कर रहा है, तो फिर उसके लिए नेचुरल कन्वेक्शन काफ़ी है, यानी जितनी उसके अराउंड एयर मौजूद है वही उसके साथ अगर टच होके जा रही है तो वो उसकी एनर्जी को जो है वो ख़त्म कर देगी, उसके अंदर जो एनर्जी है, हीट है। सो अगर हमारे पास जो रिएक्टर है वो हाई वाट्स पे काम कर रहा है तो फिर उसके लिए फोर्स्ड सर्कुलेशन सिस्टम की ज़रूरत होगी, यानी हम कोई कूलेंट इस्तेमाल करेंगे और हम मोटर्स पंप्स वगैरह का इस्तेमाल करेंगे ताकि उसको हम बाय फोर्स उसके अराउंड सर्कुलेट करवा सकें और उसके अंदर जो कोर में हीट है उसको उस कूलेंट के अंदर एब्जॉर्ब करवा सकें। सो अगर हम कूलर्स की बात करें तो गैसियस फॉर्म में भी हैं, लिक्विड फॉर्म में भी हैं। तो गैसियस फॉर्म में एयर, जिस तरह हमने अभी बात की कि नेचुरल कन्वेक्शन के तौर पे मोस्टली इस्तेमाल होती है, तो एयर मौजूद है, हीलियम है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इन गैसेस को एज अ कूलेंट्स इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हम लिक्विड्स की बात करें तो ऑर्डिनरी वाटर है, यानी आम वाटर, इसके अलावा हैवी वाटर है, लिक्विड मोल्टन सोडियम है और इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ जो कूलेंट्स हैं वो मॉडरेटर की लिस्ट में भी आप देख चुके हैं कि वहाँ पे भी मौजूद थे। तो कुछ ऐसे कूलेंट्स होते हैं जो कि दोनों काम करते हैं, एज अ मॉडरेटर भी काम करते हैं और एज अ कूलेंट भी काम करते हैं। लेकिन आपने याद रखना है कि जो मॉडरेटर और कूलेंट्स हैं ये सेम मटेरियल नहीं है, बल्कि ये सेपरेट मटेरियल है और इनको डिफरेंट रोल के लिए एक स्पेसिफिक जगह पे इस्तेमाल किया जाता है।